नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश। और जिस तरह से बहराइच की आग अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी, उसके बाद संभल में हमने एक बड़ी हिंसा देखी, जिसके बाद जो सर्वे टीम मस्जिद का करने गई थी उस पर पथराव हुआ। पुलिस और समाज आमने सामने आया और एक बड़ी हिंसा के रूप लेते हुए नजर आया। पुलिस वालों को गोलियां लगी, अधिकारियों को, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। करीब 3,000 के करीब एक आंकड़ा निकाला जाए पीटीआई के मुताबिक, तो उतने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है और कुल मिलाकर 7 एफआईआर हुई हैं। आज इसमें अपडेट यह है कि विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल संभल का रुख करेगा और कुछ देर में संभल जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी भी संभल जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और जो लोग हैं, 12 लोग हैं टोटल इस पूरे मंडल में, और जो जाएगा प्रतिनिधिमंडल उसमें 12 लोगों के नाम एक बार फटाफट आपको बता देते हैं। उसके बाद त्यागी जी का रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण निकल सकते हैं। तो पहले नाम आता है माता प्रसाद पांडे का, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके साथ ही विधानसभा के साथ जो विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बिहारी, वो इस मंडल में शामिल होंगे। इसके साथ ही जावेद अली, राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के, वो आपको इस डेलीगेशन का हिस्सा बनते दिखेंगे। हरिंदर मलिक लोकसभा सांसद हैं। इसके साथ ही रुचि वीरा जो मुरादाबाद से लोकसभा सांसद है। और गौर करने वाली बात यह है त्यागी जी, एक बार नाम बता दूं फिर आएंगे, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क, जिन पर पुलिस ने हाल ही में ही मुकदमा दर्ज किया है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया है, तो उन पर भी उनको भी इस डेलीगेशन में शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है और पुलिस भी इस पर पूरी नजर रखेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं नवाब इकबाल की, विधायक हैं, उनको भी शामिल किया गया है। पिंकी यादव विधायक है, उनको शामिल किया गया है। कमाल अख्तर हैं, विधायक हैं, उनको शामिल किया गया है। इसके बाद जयवीर यादव, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद, वो भी आपको जाते हुए दिखेंगे। और इसके साथ ही शिवचरण जो नाम है एक, ये बरेली के जिला अध्यक्ष हैं, ये भी आपको इस डेलीगेशन का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। ये डेलीगेशन संभल पहुंचेगा, पीड़ितों से मुलाकात करेगा, तमाम सारी चीजें करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देगा। मगर इस तमाम सारी चीजों के बीच मुद्दा यह है कि आखिरकार प्रशासन इन्हें वहां तक पहुंचने देगा या नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह की अभी मौजूदा समय की बात करें तो इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं और अभी अभी धीरे धीरे आग बुझनी शुरू हुई है। तो ऐसे में ये डेलीगेशन वहां पहुंचेगा तो वहां किस तरह के हालात होंगे, क्योंकि इनको देख के भीड़ जुटेगी। सीधा प्रवेश त्यागी जी, सीनियर सहाफी का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ आज हालात देखे हम संभल के, जब ये डेलीगेशन पहुंचता है या फिर नहीं पहुंच पाए? केशव, मेरे पास जो फिलहाल ताज़ा जानकारी है मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि संभल के विषय में जो डेलीगेशन पहुंचने की बात थी समाजवादी पार्टी का, वो डेलीगेशन अब फिलहाल में आज नहीं जाएगा। उसमें डीजीपी का एक बयान अभी सामने आया है, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रशांत कुमार। उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर संभल में पूरी तरह रोक है, प्रतिबंध है। वहाँ के जिलाधिकारी ने बाकायदा इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे कि 30 नवंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल की सरजमीन पर नहीं आएगा, नहीं घुस पाएगा संभल में। तो वो प्रतिबंध जारी है और डीजीपी ने ये साफ तौर से कहा है कि किसी को भी संभल जाने नहीं दिया जाएगा 30 नवंबर तक। 30 नवंबर के बाद ही समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जाने की बात थी 12 सदस्य, वो डेलीगेशन 1 दिसंबर को पहुंचेगा या 2 दिसंबर को पहुंचेगा, या तो अभी फाइनल तय नहीं हो पाया। लेकिन 30 नवंबर के बाद ही डेलीगेशन को जो है जाने दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के भी संभल पहुंचने की बात आ रही है। जो कांग्रेस के एक सांसद है सहारनपुर के, इमरान मसूद, उनका ताज़ा बयान सामने आया है कि राहुल गांधी जो है वो जाएंगे संभल, जो है पीड़ितों से मिलेंगे, वहाँ पर जो जिस तरह की घटना हुई, इस पूरी घटना पर कहीं ना कहीं लोगों का दुख दर्द बांटने का काम करेंगे। और जिस तरीके की नफरत की दुकान खोली जा रही है उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत का पैगाम देने का काम राहुल गांधी करते दिखेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने लगातार नारा देते हुए दिखाई देते हैं कि वो नफरत की दुकान को बंद कर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करेंगे। उसी नारे को आगे आत्मसात करते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी संभल जाने की बात कहते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी की, मतलब कांग्रेस पार्टी संभल राहुल गांधी के जाने की बात कहती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में जो ताज़ा अपडेट है वो फिलहाल जो है समाजवादी पार्टी के 12 सदस्यीय डेलीगेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है प्रशासन की तरफ से। डीजीपी ने साफ तौर से जो नेता लीडर ऑफ अपोजिशन है विधानसभा में, माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के, उनको साफ तौर से कह दिया है कि 30 नवंबर तक कोई भी संभल नहीं जा पाएगा। तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि चंद्रशेखर के बाद अखिलेश को भी के प्रतिनिधिमंडल को भी और समाजवादी को पार्टी को भी साफ तौर से प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है कि संभल में आना मना है। मगर त्यागी जी, इसके बाद हम समाजवादी पार्टी का कोई बयान निकल के सामने आया है या समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि लगातार वो तो जाने के लिए कह ही रहे हैं?
नहीं, वो बात सही है कि वो जाने के लिए लगातार कह रहे हैं। आज जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो कार्यक्रम विधानसभा के जो माता प्रसाद पांडे उनका जारी भी कर दिया गया था, कार्यक्रम संभल पहुंचने का कार्यक्रम जारी हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए ये बात इस पर शब्दों में कह दी गई है कि उनको संभल में घुसने नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं, ये इस बात का साफ संकेत है। और डीजीपी खुद कह रहे हैं कि 3 दिन कम से कम हालात को सामान्य होने में लगेंगे। जिस तरीके की आप अभी भी देख रहे हैं कि अभी भी इंटरनेट को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है संभल में, तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रशासन को अंदेशा है कि कोई माहौल, अगर नेता पहुंचते हैं, प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा, डेलीगेशन पहुंचेगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भीड़ इकट्ठा होगी तो हालात बेकाबू होने के गुंजाइश बनती है, चांसेस होते हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन बहुत इस समय घटना के बाद जो है कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी अब संभल में ना हो पाए, उसको देखते हुए प्रशासन ने इस तरह का निर्णय लिया है कि पूरी तरह जो है नेताओं के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है 30 नवंबर तक, और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर को एक तरीके से निषेध संबंध में इस समय कर दिया गया है। तो ये जो डिसीजन है कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए लिया गया है। और अगर मैं बात करूँ राजनीतिक लिहाज से कि जिस तरीके से इस समय संभल पर पूरी सियासत गरमाई हुई है दिल्ली से लखनऊ तक, तो कहीं ना कहीं इसको ठंडा करने का भी एक प्रयास है ये प्रशासन की तरफ से भी, शासन की तरफ से भी, कि मामला जैसे जैसे ठंडा होगा तो धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी। तो 3 दिन, क्योंकि बहुत समय है, 30 नवंबर तक, 24 तारीख को घटना हुई है, आज 26 तारीख है और 30 नवंबर तक का वक्त है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक सप्ताह का जो ये समय है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा दिखाई पड़ता है एक तरीके से। आज हालांकि स्कूल और कॉलेजों को खोला गया है प्रशासन की तरफ से आज, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके के बच्चों को भेजने में कहीं ना कहीं जो परिजन है उन्होंने पहले की तरह रुचि नहीं दिखाई है। कहीं ना कहीं माहौल में शांति तो है लेकिन तनाव की स्थिति है, ऐसा दिखाई पड़ता है। जो फिलहाल का प्रशासन जिस तरीके की के हालात दिखाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो हालात अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च जो है संभल में जारी है। तो ये कहीं ना कहीं अभी कोशिश सामान्य हालात को सामान्य करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है, ताकि जब डेलीगेशंस आने शुरू हो पार्टियों के, तब नेता पहुँचने शुरू होते, तब तक चीज़ें बहुत काफ़ी कंट्रोल में पुलिस प्रशासन कर चुका होगा। तो उसी की कोशिश कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो करता हुआ संभल में भी दिखाई दे रहा है। कैसो मगर एक संभल की बात करें तो बरगो का कब्जा एक लंबे समय से रहा है। पहले शफीकुर बरक रहमान साहब को हमने सांसद के रूप में देखा, एक लंबे समय से सांसद रहे। उनके निधन के बाद अब जियाउर रहमान को हम देख रहे हैं, उनका सांसदी पे कब्जा है। और सवाल ये है त्यागी जी कि खुद आरोपों के घेरे में पुलिस ने आपको जियाउर रहमान को खड़ा करा है और समाजवादी पार्टी ने उन्हें ही इस डेलीगेशन में शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल या निशान पक्ष की तरफ से विपक्ष पे नहीं लगेंगे, जो खुद आरोपी है उस पूरी हिंसा का, और उसको खुद डेलीगेशन का हिंसा मतलब वो बनाया है और उस डेलीगेशन में शामिल किया है। तो सवाल तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पे पुलिस और वो उठाएंगे। देखो कैसे, एक बात है कि पुलिस किसी के भी खिलाफ मुकदमा कर सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टिगेशन। जांच होगी, चीज़ों का पता लगाया जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन में कि जो जियाउर रहमान बर्क हैं समाजवादी पार्टी के सांसद संभल के, उनकी भूमिका क्या है। केवल किसी को बयान के आधार पर ये कह देना कि इन्होंने हिंसा भड़का दी, तो इस तरीके के तमाम बयान तो आप देखते रहते हैं कि लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिए जाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी संगठन हैं उनके तरफ से लगातार इस तरह के बयान सामने आते रहे हैं। लेकिन जियाउर रहमान के बयान की अगर हम बात करें तो उनका कोई बयान भड़काने वाला नहीं था। जो उनकी तरफ से दलील भी दी गई है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद इस बात की दलील दी है कि वो माहौल को शांत करने की बात कर रहे थे कि एक सामान्य सर्वे की प्रक्रिया है, उसको सामान्य सर्वे की प्रक्रिया उसको होने दिया जाए। लेकिन उनका एक बड़ा आरोप यह है कि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से जुमे की नमाज के दिन वहाँ पर एक फोर्स तैनात करके कहीं ना कहीं पैनिक फैलाने का जो काम किया है, लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा करने का काम किया है, वो सवालों के घेरे में है। जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR हुई है, ये बात सही है, लेकिन उसमें तथ्यात्मक बात जो है पुलिस ने किस आधार पर FIR की है, केवल किसी बयान के आधार पर ये FIR की है, और वो बयान हिंसात्मक था नहीं था या भड़काने का, क्योंकि जिस दिन जियाउर रहमान बर्क ने ये बयान दिया था उसके तीसरे दिन ये घटना हुई है। यानी कि अगर हम एक बात करें दूसरे दिन ये घटना हुई है, क्योंकि फ्राइडे के दिन नमाज के बाद ये बयान आया था। जिस तरीके की पुलिस फोर्स लगी थी जामा मस्जिद के आसपास संभल की, उसके बाद ये बयान आया था, और उससे अगले दिन 23 तारीख में फिर काउंटिंग होती है, तीसरे दिन ही ये बयान आया था। फिर अगले दिन जो है जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था उसकी काउंटिंग थी, तो उसके बाद 24 तारीख की सुबह ये घटना हुई है। और एक बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर यह है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जिसको दबाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, एक प्रेशर बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है कि
आप सर्वे की, अगर कोई टीम सर्वे करने के लिए जा रही है तो सर्वे करने का काम सरकारी विभागों का है। सरकारी टीम सर्वे करती है, ना कि आम जनता सर्वे करती है। और जिस तरीके का आपने देखा, जो विष्णु शंकर जैन है, जो वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर की है इस पूरे मामले में, विष्णु शंकर जैन के साथ कितनी बड़ी तादाद में लोग नारेबाजी करते हुए भीड़ जो है जामा मस्जिद की तरफ बढ़ रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। और बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने इतनी ज़्यादा भीड़ को, इतने लोगों को, जो सामान्य लोग हैं जिनका प्रशासनिक मशीनरी से, प्रशासनिक टीम से कोई लेना देना नहीं है, सर्वे टीम को सर्वे करना था, वो सर्वे कर सकती थी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जाना, नारेबाजी करना, तो पुलिस प्रशासन ने उसकी अनुमति उनको कैसे दी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस पर भी कहीं ना कहीं जांच होगी। तो ये भी जिस तरीके के राजनीतिक लोगों के बयान हैं, वो बयान इस तरफ साफ इशारा करते हैं कि जिस तरीके की भूमिका पुलिस प्रशासन की रही है वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आज जो है तमाम विपक्ष के नेता, जो 5 लोगों की जान गई है हम्बल हिंसा में, उसको एक तरीके से सीधे तौर पर पुलिस द्वारा की गई हत्या करार दे रहे हैं। केशव, बिल्कुल, और ये सवालिया निशान उठता है प्रशासन पे भी, मगर विपक्ष कहीं से भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुआ है। खैर, इन सब के बीच एक अंतिम सवाल ये कि राहुल गांधी भी अब सुर्खियों में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मौजूदा सांसद भी वो हैं। ऐसे में वो रुख करते हैं या डेलीगेशन रुख करता है? आपने साफ कर दिया कि प्रशासन की तरफ से तो सख्त रूप से मनाही हो गई है। अगर फिर भी ऐसे में कोई बड़ा लीडर पहुंचता है तो उसको हम देखें कि किसी गेस्ट हाउस में ले जाके बैठाएगा प्रशासन फिर, या मुकदमा दर्ज होते हुए देखेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं अगर कोई जाने की बात आती है, जिस तरीके की बात अभी मैंने ताज़ा बयान अभी मेरे पास, अब जो अभी फिलहाल अपडेट आई है, माता प्रसाद पांडे जो जिनको जाना था डेलीगेशन के, जो एक तरीके से सर्वे सर्वाते मुखिया थे, उन्होंने का भी ताज़ा बयान आया है। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि डीजीपी की तरफ से उनको कहा गया है कि अभी आप 3 दिन ना जाए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर मान गई है कि वो डेलीगेशन अभी नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस की तरफ से भी कोई विधिवत ऐलान तो नहीं हुआ है। एक सांसद के बयान के आधार पर मैंने अपने दर्शकों तक ये बात पहुँचाने का काम किया है कि जो कांग्रेस के एक सांसद है, उनका ये बयान आया है कि वो कल या परसों में संभल जाएंगे राहुल गांधी। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अभी कोई विधिवत उनके कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जो हैं वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अगर जाते हैं तो उसके लिए प्रशासन का क्या रुख रहता है, क्या नहीं रहता है, ये तो उनका कार्यक्रम आने के बाद, कार्यक्रम तय होने के बाद ही सामने आएगी चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके का हालात वहाँ कर हैं वो कहीं ना कहीं माहौल को शांत होने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण दिखाई देता है। यही वजह है कि प्रशासन कड़ा एहतियात, कड़ी सतर्कता संभल को लेकर बरत रहा है। केशव, बिल्कुल, निश्चित तौर से बेशक हिंसा की आग पूरी तरह से शांत हो गई हो, मगर उसकी जो चिंगारियां हैं और जो पतंगे हैं वो कहीं ना कहीं आज भी हवा में घुले दिखाई देते हैं। खैर, ये सबसे इतर अगर बात करें तो मौजूदा हालात बेशक शांत हो, पुलिस बल तैनात है। अभी जो भी जहां भी हिंसा हुई थी मस्जिद के आसपास की बात करें तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखाई देगा। इसके साथ ही दुकानें आपको खुली दिखाई देंगी, स्कूल खुले हैं, तो मगर वो माँ बाप जो हैं बच्चों के, वो इंटरेस्टेड नहीं है बेचने पे। जो अगर वो बच्चों को भेजते हैं तो क्योंकि अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक बड़ी अपडेट मैं अपने दर्शकों को और दे दूं कैसे कि एक बड़ी डेट आ रही है। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में राज्य मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहीं ना कहीं इस हिंसा को जो है वर्ग का रूप देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जो घटना हुई है संभल में वो राजनीतिक, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंदा की वजह से है। और कहीं ना कहीं जो तुर्क और पठान बिरादरी का वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से उन्होंने कही है कि ये आपसी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के कारण जो है संभल की हिंसा हुई। और पठान और जो तुर्क बिरादरियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व संभल की राजनीति में बरकरार रखना चाहते हैं, और उस वर्चस्व को बरकरार रखने की वजह से ही ये पूरा घटनाक्रम जो संभल की हिंसा है, ये हिंसा की गई है। बाकायदा नितिन अग्रवाल जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, उन्होंने ये ट्वीट किया है। उनका एक्स जो सोशल मीडिया साइट्स है उस पर ये पोस्ट उनकी शेयर की गई है। उन्होंने इस तरीके के तमाम आरोप लगाए हैं कि इसमें पुलिस प्रशासन को एक तरीके से उन्होंने क्लीन चिट दी है कि पुलिस प्रशासन की भूमिका या उनका कोई रोल इस तरह की हिंसा में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी वर्चस्व की लड़ाई है पठान और तुर्क बिरादरी में। तो ये भी है एक तरीके से जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी पार्टी है, उसके तमाम नेता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को उनकी तरफ से भी एक तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि माहौल को जिस तरीके से लगातार पूरी तरीके से विपक्ष इस मामले में एक दिखाई दे रहा है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, कि वो पुलिस प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रहा है और उसकी कहीं ना कहीं उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में कार्यप्रणाली है पुलिस प्रशासन की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी भी पुलिस प्रशासन के बचाव में खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है और साफ तौर से जो है चीज़ों को कहीं ना कहीं राजनीतिक
प्रतिद्वंदिता की तरफ मोड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। मगर त्यागी जी, एक अहम सवाल ये हो जाता है इस बीच, क्योंकि हमने लगातार उत्तर प्रदेश में पहले बहराइच देखा, अब हम संभल देख रहे हैं, और जिस तरह के बयान हम, जैसे अभी नितिन अग्रवाल का जिक्र कर रहे हैं तो उनका बयान देखा, इसके साथ ही कल गिरिराज ने बयान दिया, और इतना बड़ा पद है उनके पास, सारी चीजें है, बीजेपी का नेतृत्व कह लीजिए एक तरह से करते हैं, शीर्ष नेतृत्व में हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि गोधरा की तरह इसकी भी स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो ऐसे बयान कहीं ना कहीं उन परिजनों को तो आहत करती हैं इसके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दूर तक कोई नाता तो दिखता नहीं गिरिराज का, मगर जिस तरह के बयान आते हैं तो वो परिजनों के लिए कितना आहतपूर्ण होते हैं। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए आंख में घी का काम करते हैं बयान। बिल्कुल बिल्कुल केशव, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं समाज के लिए एक घातक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजनीति अपना काम करती है। जिस तरीके के उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ को एक चेहरा माना जाता है, कहीं ना कहीं हार्डकोर हिंदुत्व का, और भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा माना जाता है, वही चेहरा कहीं ना कहीं बनने की कोशिश बिहार में और देश में जो है वो गिरिराज सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। गिरिराज सिंह के तमाम बयान आपको ऐसे मिलेंगे, तमाम बयान ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं विवादित होंगे, जिन पर कहीं ना कहीं अगर भड़काने वाली हिंसात्मक बातें लगातार उनके बयानों में होती रही हैं, इस तरीके के बयान आते रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है केशव कि वो एक संवैधानिक पद पर है और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। तो कोई भी नेता हो, चाहे जो संवैधानिक पद पर है, खास तौर से, या संवैधानिक पद पर भी नहीं है, अगर समाज में कहीं अशांति का माहौल होता है तो उसको शांत करने वाली बातें की जानी चाहिए। यहाँ लगातार जो है माहौल को शांत करने के बजाय कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशें दोनों तरफ से ही की जा रही हैं। तो ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और राजनीति अब संभल पर तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है, तेज होती जा रही है। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब संभल पहुंचेगा तो इस पर राजनीति और कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई देगी केशव। बिल्कुल निश्चित तौर से संभल की आग अभी शांत है। अब देखते हैं जब ये मंडल पहुंचेगा और ये डेलीगेशन संभल का रुख करेगा तो क्या कुछ हालात आते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी पर भी नजर रहेगी कि वो संभल को, क्योंकि लोकसभा में बड़ी प्योरिटी के साथ उन्होंने ये पूरा मामला उठाया है, अब वो संभल पहुंचते हैं तो कितने कार्यकर्ता जुटेंगे और कितना परिजनों का भला हो पाएगा। पर इन सब के बीच जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको सरकार किस तरह से देखेगी और उनके लिए समाज क्या कुछ करेगा, और इस घटना को जितना ज्यादा निंदनीय कहा जाए उतना कम है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।